Hello student, in the first lecture of Indian economy, we covered the topic meaning of economy, economic growth and development. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक नोविस पर्सन यानी कि नौसिखिए की तरह अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में कोई एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स जो एक कंबाइन स्टडी है जो अलग अलग तरीके की साइंस और अलग अलग तरीके की सब्जेक्ट्स को सीखने का एक तरीका है, जरिया है। जैसे अगर आप बात करते हो साइकोलॉजी की, वर्ड पॉलिटिक्स की, तो इसमें जो है वो कोई अलग पढ़ाई नहीं की जाती है। इसमें जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो नेशन की प्रोडक्शन कंजम्पशन फंक्शन हैं और भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनको डायग्राम और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर अध्ययन किया जाता है और किस तरीके से उनको बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उनको घटाया जा सकता है और कैसे हम चीज़ों को नया नया करके और अपने जो रहने के स्तर है उसको सुधार किया जा सकता है और साथ ही डेवलपमेंट जो है उसकी ओर बढ़ा जा सकता है। तो ये बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स है क्या? तो जब देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देख, जो दो एम हैं, ठीक है, चाहे वो दुनिया का एम हो, चाहे वो किसी कंट्री का एम हो या किसी सोसाइटी का एम हो, वो या तो हो सकता है वेल्थ क्रिएशन का, या वो वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ हो सकता है दूसरा ह्यूमन वेलफेयर का। तो ये वेल्थ क्रिएशन और ह्यूमन वेलफेयर दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ठीक है। तो इसमें सामंजस्य यानी दोनों के बीच में जो है वो आप एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से बनाते हो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रेंट्स यानी बाधाओं के बीच में प्रोडक्शन एक्टिविटी जो उत्पादन की है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद उसका कंजम्पशन, और ये इस तरीके से हो कि इसका ऐसी स्टडी करना कि प्रॉपर कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर इन सब एक्टिविटीज़ का प्रॉपर चैनल में नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इकोनॉमिक्स वह सब्जेक्ट है जिसमें इन सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें वेल्थ क्रिएशन और ह्यूमन वेलफेयर के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश होती है। और हिंदी में बात करा जाए तो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ यानी धन, और शास्त्र का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट। तो ये पैसे से संबंधित सब्जेक्ट है और वेल्थ क्रिएशन और ह्यूमन वेलफेयर दोनों को एक साथ लेके चलने का काम इकोनॉमिक्स करता है। और टू ब्रांचेस विद द सब्जेक्ट हैव इन्वॉल्व, यानी ये दो जो मुख्य ब्रांचों में बटा हुआ है, वो पहली ब्रांच इसकी आ जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो किसी इंडिविजुअल देश या इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एग्रीगेट बात करता है, जिसमें वो व्यक्ति के साथ साथ वो सारे नेटवर्क भी जुड़ा होता है जिस नेटवर्क में वो व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जगह, तो हम बात करते हैं कि इसका एम क्या होना चाहिए। चलिए, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थ का विज्ञान हुआ, पैसे की बात इसमें की जाती है, तो इसका एम क्या है, स्टडी क्यों की जाए, इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें जो इसकी स्टडी जो ज़रूरी है वो ये है कि इसके पीछे के डिसीजन प्रोसेस को समझना। अगर कोई रिसोर्स किसी को एलोकेट करना है और कम रिसोर्स है, अभी आप पे अवेलेबल जितने रिसोर्स हैं उनकी नीड अलग अलग तरीके से अलग अलग सोसाइटी और एरिया में अराइज हो रही है, तो किस तरीके से आप उसको प्रॉपरली एलोकेट करते हो जिससे कि उस क्षेत्र का भी विकास ना रुके और साथ साथ उसकी कमी भी ना होने पाए। तो एक अच्छा अर्थशास्त्री, एक कुशल अर्थशास्त्री वो है जो कि कम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट या फिर उसके प्रॉपर चैनल को चला पाए। एडम स्मिथ ने जैसा लिखा था कि एन इंक्वायरी इनटू अ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये और कुछ ना हो करके ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने का एक तरीका था, उनका बुक थी। उसके अलावा एक और मैं इसमें जिक्र करूंगा इकोनॉमिस्ट का, जो कि अल्फ्रेड मार्शल नाम के थे। उन्होंने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं हो करके एक नॉर्मली रोज़मर्रा की साइंस है कि रोज़मर्रा में हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारे डेली लाइफ में आप देखते हो, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है और वही इकोनॉमिक्स है, और कुछ इकोनॉमिक्स कोई नई चीज़ नहीं है, अलग चीज़ नहीं है। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, नेचर जो है वो इकोनॉमिक्स का खुद में एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है।
कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि विभिन्न इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका बैकग्राउंड अलग अलग तरीके से रहा। कोई साइंस से संबंधित था, कोई आर्ट से संबंधित था, यानी कुछ आर्ट सब्जेक्ट पढ़े हुए, कुछ साइंस सब्जेक्ट पढ़े हुए, दोनों ही तरीके, क्योंकि दोनों ही प्रकार के लोग जो है वो इस ब्रांच में आगे आते हैं। तो ये साइंस और आर्ट, ये कैसे ये साइंस और कैसे ये आर्ट है, साइंस में भी कैसे ये पॉजिटिव है, कैसे ये नॉर्मेटिव टाइप है। तो इसको समझने के लिए जब हम बात करते हैं तो क्यों ये साइंस है, देखिए साइंस को समझना आपको, अगर ये साइंस किसी भी चीज़ का व्यवस्थित एक प्रॉपर तरीके से फैक्ट को बताने वाला एक जो तरीका होता है वो होता है साइंस, जबकि आर्ट जो होता है वो किसी एक्टिविटी को बताता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके देखो फैक्ट्स की बात भी की जाती है, स्टैटिस्टिक्स की बात भी की जाती है, और साथ साथ एक्टिविटी की भी बात की जाती है। जैसे अभी मान लो कोविड-19 हो रहा है, तो कोविड-19 में क्या क्या आप चीज़ें लाओगे जिससे कि इकोनॉमिक्स को रोका जा सके और चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हो जितनी है। तो ये एक्टिवली यहाँ पर आर्ट की तरह काम करती है, और लेकिन जहाँ फैक्ट्स फाइंडिंग एंड डेटा की बात आती है, डेटा हैंडलिंग की, वहाँ ये साइंस बन जाती है। तो इकोनॉमिक्स, मैं अगर इसको एक शब्द में कहूँ तो ये डबल रोल वाली बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स कहीं जगह साइंस की तरह काम करती है, कई जगह आर्ट की तरह काम करती है। तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और दोनों को हम आगे की स्लाइड में भी समझते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स आर्ट्स और साइंस दोनों तरीके से अपने गुण दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जा सकता है, तो देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज है, फैक्ट्स पर आधारित है। उसके अलावा ये कोरिलेशन है कॉज और इफेक्ट के बीच में। उसके साथ ही साथ ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, ये उनकी बात भी करता है। जैसे बहुत सारे रूल्स आपने देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में, हम जब बात करते हैं तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन वगैरह है, और बहुत सारे मेथड जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो फार्मूला बेस्ड जो कि लॉ हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, उन्हें आप ये कह सकते हो कि वो एक साइंस का पार्ट होते हैं। उसके अलावा इसके लॉ जो है वो टेस्टेड हैं, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट पे आधारित हैं। और एक्सपेरिमेंटल कोई भी चीज़ जो है वो साइंस का नाम आप उसे दे सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो कन्फर्मेशन आता है उसके बाद ही आप साइंस में उसको साइंस कह सकते हो। इट कैन मेक द फ्यूचर प्रिडिक्शन, उसके अलावा साथ ही साथ फ्यूचर प्रिडिक्शन भी इससे बनाए जा सकते हैं। और फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब ही क्या है, जहाँ आप फोरकास्टिंग कर सकते हो वहाँ साइंस है, क्योंकि साइंस जो है वो फोरकास्टिंग ही है। जहाँ पर आप फोरकास्टिंग विदाउट साइंस कर रहे हो वो तो एक तरीके से तुक्का मारना या गैम्बलिंग करना हो जाता है। इट हैज़ अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसके अलावा इसका जो है वो अपना एक डेफिनेट स्केल होता है जो कि इसको मेज़र कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस की तरह काम करती है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट अकॉर्डिंग टी के मेहता सर, टी के मेहता सर ने क्या कहा, नॉलेज इज साइंस एंड एक्शन इज आर्ट। यानी कि अगर आप बात करते हो तो नॉलेज जो है वो साइंस हो सकती है, लेकिन जो एक्टिवली उसको एक्शन देने की बात है वो एक आर्ट ही होती है। तो इस बात को पिगाउ है, मार्शल है, बहुत सारे अदर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी इसको कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि हर केस में जो रिजल्ट आता है उसके अलावा जो उसमें करना होता है वो एक अलग तरीके से उसको करा जाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट की तरह ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने कोई भी जो सिचुएशन बनी उस सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल करते हो, ये खुद में एक बड़ी आर्ट होती है। तो इकोनॉमिक्स यहाँ आर्ट की तरह भी एक बहुत अच्छी तरीके से आप डील करते हो। अब देखिए जो आपके सब्जेक्ट का जो कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी जो है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी जो टर्म है वो सारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ को मिलाती है, सारे नेशन की जो भी कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं। और प्रोडक्शन एक्टिविटी में देखिए, प्रोडक्शन में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट को भी प्रॉपरली आपको एनालाइज करना पड़ता है, फीडबैक भी लेना पड़ता है, और साथ ही साथ आप पे कितना स्केयर रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। तो ये इकोनॉमी जो अध्ययन है इकोनॉमी का वो एक इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी का अध्ययन है, जिससे आप स्केयर रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर पाओ। ठीक है, और लिविंग और ऑपरेटिंग अच्छे से चले, यानी कि लोग अच्छे से रह पाएँ, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रभावित ना हो, और साथ ही साथ वो एक डेवलप नेशन की ओर जाएं। ठीक है, इंडिया अभी डेवलप तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ डेवलपिंग कंट्री है जो कि आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। In this slide we discuss about some common types of economy।
इकोनॉमी के कुछ कॉमन टाइप का हम अध्ययन करेंगे इस वाली स्लाइड में। देखिए इकोनॉमी क्या है, कुछ विशेष तरीके की इकोनॉमी जो हम लोग देखते हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट के आधार पे इकोनॉमी बात करते हैं तो इकोनॉमी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड होती है। इसके बीच में अगर हम बात करें तो कुछ जगह डेवलपिंग इकोनॉमी भी अगर आप है उसको कह सकते हो। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर रिसोर्सेज की भरमार होती है, वहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं और प्रॉब्लम फेस कर रही होती है इकोनॉमी रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि रिसोर्स नहीं होंगे तो एलोकेशन होगा कहाँ से। और वहाँ पर एक तरीके से गरीबी भी डेवलप्ड कंट्री के आधार पर थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, वो एक बात अलग है कि डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी जो होती है वहाँ पे गरीब और अमीर के बीच का गैप कितना है वो इसमें मैटर नहीं करता इकोनॉमी के अध्ययन में। और पर कैपिटल इनकम के आधार पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इन दोनों के बीच की एक इकोनॉमी आती है, वो आती है डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर हम इनको कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे देखा जाए तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का रोल ज़्यादा होता है, जबकि सिंपल इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, तिब्बत भूटान टाइप की जो इकोनॉमी होती है सिंपल इकोनॉमी, जहाँ प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा फोकस होता है और एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग सेक्टर होता है उनका मेन। और अगर हम इसको बात करते हैं एक अलग राजनीतिक पॉलिटिकल रूप में अगर इसको टर्म दे देते हैं तो कैपिटलिस्ट और ओपन मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर पूंजीवादियों का ज़्यादा जोर रहता है, यानी पैसा वेल्थ क्रिएटर्स को ज़्यादा मौका मिलता है। सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पर अगर हम बात करें कम्युनिस्ट कंट्रियों में जिसमें वो सोसाइटी के फेवर में दिखाते हैं, हम हैं कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन सोसाइटी के फेवर में दिखाते हैं, जैसे रसिया और चाइना जो है वो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को मानता है। जबकि मिक्स इकोनॉमी इंडिया में, जिसमें सभी प्रकार की इकोनॉमी जो है वो मिक्स रहती है, तो मिक्स इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। देखिए इकोनॉमिक फेज जो है अगला हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक फेज। इकोनॉमिक फेज में जो चरण रहे, इकोनॉमी के जो चरण रहे, लगभग इसे कुछ इकोनॉमिस्टों ने इसके बारे में जो कहा वो 5 चरण बताए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो डेवलपमेंट के इन 3 चरणों में, इन 3 स्टेजेस पे जो है वो मतलब माने, वो 3 जो सेटिस्फाई जिस पे हुए वो थे। एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी उसका स्ट्रक्चरल जो है ग्रोथ होना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये डेमोग्राफिक जो वर्ड होता है वो एक तरीके से यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ के रहने वाले लोगों के क्षेत्र के आधार पर उनमें मतलब जन स्थितिकी परिवर्तन जिसे बोला जा सकता है हिंदी में। और फिर प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की ओर। तो ये इकोनॉमिक फेज रहे। पहले इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आए, गांव शहर की ओर बढ़े, और उसके अलावा लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह थोड़ा बढ़ा, हल्की फुल्की मार्केट्स आई, और फिर तो शहरीकरण, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। आज तो शहरीकरण का युग है, यानी हर छोटा शहर अपने आप को बड़े शहर और बड़ी शहर अपने आप को महानगर और महानगर अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट सिटी की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए किसी भी जगह जहाँ पर कोई भी बात हो रही है वहाँ पर प्रॉब्लम्स का होना ज़रूरी है। तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो इकोनॉमिक्स के साथ भी देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं इकोनॉमी का जब हम अध्ययन करते हैं। तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो है लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड, और इनके बीच में फंस के रह जाता है प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन तो आपके रिसोर्स का ही होना है, अब रिसोर्स है ही नहीं, तो जहाँ रिसोर्सेज नहीं है वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ प्रॉब्लम कम है। तो बेसिकली वो सभी कंट्री जहाँ पर स्केयर रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, और जहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी कम है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको देखने को हर जगह मिलेंगी, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी दुनिया के क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये जो बेसिकली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इन सब में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। प्रोडक्शन चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में और गुड्स को डिस्पोज करने में जो कमियां हैं वही इकोनॉमी की भी सेंट्रल कमी है। अगर आप इन्हें दूर कर लेते हो तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करने पर
नोबेल प्राइज़ विनर जो थे लेट पॉल सैमुअल्सन, उनकी नाम का जिक्र किए बिना हम इसे आगे नहीं जा सकते। उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आधारभूत 3 बातें बताई थी, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं, फॉर वूम टू प्रोड्यूस और किसके लिए हम बना रहे हैं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, यानी कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं और कौन सी चीज़ बनाएं। मीन्स आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट उस डेमोग्राफिक डेमोग्राफी में फिक्स हो रहा है जिसके लिए आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। तो अगर आपने ये 3 चीज़ों का हल ढूंढ लिया तो वो आप एक अच्छी इकनॉमी बन सकते हो और एक अच्छी सोसाइटी बन सकते हो। इन 3 बातों का हल ढूंढने पर ही इकनॉमी बेटर हो सकती है। सैमुअल्सन के 3 सबसे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर। देखिए, प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होगा। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कॉज है किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी की, वो बेसिकली 3 प्रॉब्लम है। एक तो अनलिमिटेड वांट्स, आदमी की इच्छाएं असीमित हैं, ठीक है। आपको कभी भी कुछ भी मिल जाए, जैसे हमने सुना भी होगा कि बाइक के बाद कार, कार के बाद, वो तो खैर कोई बात ही नहीं। तो अनलिमिटेड वांट्स, आदमी की इच्छाएं असीमित हैं और चाह बढ़ती जाती है। लिमिटेड ऑफ स्केयर मीन्स यानी कि उपलब्धता की कमी होना, उतना ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अल्टरनेटिव यूज़, एक चीज़ का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और जब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, कल को उसका कोई अल्टरनेट आया, आप उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते, तो इकोनॉमी में ये सब प्रॉब्लम भी आती है, फिर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कस्टमर ओरिएंटेड हो रही हैं आजकल तो कंपनियां, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना होकर के कस्टमर ओरिएंटेड हो रही है। फीडबैक को पहले ले लेती हैं कि किस तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद है, उसके बाद वो आगे मार्केट में जाती हैं। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरीके से हम जो है वो इंडियन इकोनॉमी हमारी दिखती है, किस तरीके से वो प्रतीत होती है। फर्स्ट देखिए, कैपिटल इनकम यहाँ जो है प्रति व्यक्ति आय वो कम है। उसके अलावा यहाँ डिपेंडेंसी जो है एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोड्यूसिंग में वो ज़्यादा है। ये सिंपल इकनॉमी हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी 91 के बाद थोड़ी बड़ी है, बट फिर भी अभी भी ये बहुत ज़्यादा हद तक एग्रीकल्चर और प्राइमरी प्रोड्यूसिंग पे बेस्ड है। और इसके साथ ही साथ वहाँ से इसका जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो कम है। अगर वो ग्रोथ भी अच्छा हो तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, बट एग्रीकल्चर से हमारा ग्रोथ अच्छा नहीं है। कनाडा का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का ग्रोथ अच्छा है, इसीलिए वो एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक बेस्ड होने के बाद भी उनका डेवलपमेंट ग्रोथ अलग है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ने का ये हमारे यहाँ असीमित जो तरीका है ना, वो वृद्धि दर आपको पता ही है, एक नया ऑस्ट्रेलिया हर साल क्रिएट होता है। क्रोमिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का जो अलग अलग तरीके से कहीं बढ़ती है कहीं दिखती नहीं बेरोजगारी होती है, तो वो सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी बढ़ाने की धीमी प्रक्रिया, पूंजी बढ़ा नहीं पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा इसमें भी प्रॉब्लम्स है। और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का लोअर लेवल, यहाँ थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है, लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का लेवल लो है, यानी पैसा होने के बाद भी थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम रखते हैं वो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाती और पैसा फंस के रह जाता है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, व्यक्ति जो ह्यूमन कैपिटल भी है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे नहीं है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, विविधता बहुत है, विविधता में अनेकता वाली बात कहीं कहीं सही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करती है इकोनॉमी के लिए। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट ना हो पाए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो कंट्री की जो जीडीपी में ग्रोथ हुई है उससे ये इफेक्ट ड्राइव होता है। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो निकाला जाता है नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर से। इस फार्मूला बेस्ड एक्टिविटी से जो है वो नेशनल ग्रोथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक तरीके से एक वाइडर रेंज है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी मेजर किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी अच्छे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कंबाइंड टर्म है।
इसको मेज़र करने के देखिए कुछ एक फैक्टर्स हैं, इसको आप जीडीपी पर कैपिटल, लिटरेसी रेट, एजुकेशन स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ डॉक्टर पर थाउजेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और लाइफ का स्पैन टोटल, इसके आधार पर आप मेज़र करते हो। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल मतलब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप जो है निकालते हो कि इनमें कितना परिवर्तन हुआ, उस आधार पर किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तय होता है। इन लास्ट व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किसी कंट्री के टोटल नेशनल इनकम और आउटपुट में हुआ एक चेंज है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइफ स्टैंडर्ड में हुए चेंजेस, लिटरेसी और लाइफ स्पैन और हेल्थ केयर में हुए चेंजेस भी उसमें साथ में कंबाइंड टर्म है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंजेस को या ओवरऑल डेवलपमेंट को शो करता है। आई थिंक इस लेक्चर में आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू।